गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस अपन पढ़ रहे हैं। धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसके दो फेजेज अपन ने पढ़ लिए। जिस फेज के बाद न्यूमेरिकल होगा करवाया जाएगा, हर फेज के साथ न्यूमेरिकल नहीं। अब रेजिस्टेंस का तीसरा फेज है ना, कार्बन प्रतिरोध एवं रंग संकेत है ना। इसमें सब रंग संकेत महत्वपूर्ण है। एक नंबर आरबीएससी और सीबीएसई में आपको मिल सकता है, इसका बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, है ना। तो अपना फोकस होगा कलर कोडिंग पर। कार्बन प्रतिरोध तो कोई ऐसी खास बात नहीं। कार्बन पाउडर लीजिए, उसके साथ बाइंडिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट को हिंदी में कहते हैं बंधक कारक, ग्लू के दो, गोंद के दो, वो मिला दीजिए, पेस्ट बना लीजिए। वह कार्बन पाउडर तो फ्लाई होता है, तो अकेले कार्बन पाउडर का यूज करो तो फ्लाई हो जाएगा, उड़ेगा। तो उससे बाइंडिंग एजेंट मिला तो पेस्ट तैयार करो। ये जो आपने पेस्ट प्रिपेयर किया, इस पेस्ट को आप ऐसे सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार खोखली नलिका में डिपॉजिट कर लें। ये बन गया सब कार्बन रेजिस्टेंस। इसमें डिपॉजिट कर दें, भर दें, इसे कहते हैं कार्बन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस तो बन गया। अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई उसको समझिए आप। प्रॉब्लम क्या आएगी कि कार्बन रेजिस्टेंस वो छोटे आकार के होते, चावल का दाना होता है या उससे भी छोटे, चावल के दाने से भी छोटे आकार के होते हैं। अब इतने छोटे आकार पर वैल्यू कैसे लिखें? 2 ओम, 5 ओम, 7 ओम, जिस किसी भी मान का है। तो इतने चावल के दाने से छोटे आकार पर नाम लिखना बड़ा कठिन है। मान लिखना, क्या नंबर है, कितने वैल्यू का है ये। तो उसके लिए फिर ये सब कलर कोडिंग का इस्तेमाल किया गया, रंग संकेत का। आपको कलर कोडिंग के द्वारा रेजिस्टेंस की वैल्यू रीड करनी है, बस यही टास्क है। अपना टॉपिक मेनली यही है। अब देखो क्या करते हैं कलर कोडिंग के लिए। कलर कोडिंग के लिए इस पर रिंग, डिफरेंट डिफरेंट कलर की रिंग बना देते हैं। क्लियर? हिंदी में से वलय या चूड़ी कहते हैं। अब ये जो इनके रंग हैं, जो चूड़ियों के रंग है, रिंग के कलर हैं, यही आपको वैल्यू रीड करवाएंगे। इनमें जो पहली दो चूड़ी हैं, इनका जो कलर है वो तो आपको देगा सिग्निफिकेंट नंबर, सार्थक अंक मिलेगा। सिग्निफिकेंट नंबर कैसे मिलेगा वो तो भी आपको समझाना पड़ेगा, समझाया जाएगा। थर्ड वाली रिंग है, यह आपको बताएगा मल्टीप्लाई किससे करना है, यानी यह आपको देगा गुणज, यानी मल्टीपल। क्लियर? और जो फोर्थ रिंग है, यह आपको बताएगी सहता, प्रतिशत, यानी टॉलरेंस, परसेंटेज। क्लियर? तो इन रिंग्स के जो कलर हैं, ये आपको ये सारी चीजें बताएंगे जो मैंने यहां पर लिख के दी। पहली दो रिंग का कलर, तीसरी रिंग का कलर, कलर। अब इसका मतलब सारा राज किसमें है? कलर में ही है। अब इस कलर के ऑर्डर को कैसे याद रखना है, तो इसके लिए एक सेंटेंस है, आप खुद भी अपनी तरफ से बना सकते हो, है ना। ये सेंटेंस है, बी रॉय इन
ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वियर गोल्डन सिल्वर नेकलेस, है ना। तो ये जो अपन ने एक सेंटेंस लिखा कि बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन में रहते हैं, उनकी एक पत्नी है जिसने सुनहरा सिल्वर नेकलेस पहन रखा है। ये आपको याद, बस एग्जाम में जाने से पहले इसको याद कर लें, पेपर देने जाओ जब। अब इसमें सारे राज छुपे हैं, इसमें सब कलर छुपे हैं, सब नंबर छुपे हैं, जिससे आप रेजिस्टेंस रीड कर लोगे, बता दोगे आप कितना रेजिस्टेंस है ना। तो सब मैं आपको समझाता हूं क्या कैसे छुपा हुआ है। तो सबसे पहले कलर, उसके बाद सिग्निफिकेंट नंबर, है ना, यानी सार्थक अंक, है ना। वो सिंपल काम है, कठिन नहीं। फिर उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करना है, तो गुणज यानी मल्टीपल, है ना। और लास्ट में सहता प्रतिशत यानी टॉलरेंस परसेंटेज। ये सब कलर्स में छिपा हुआ है। अब कलर्स उस वर्ड में छिपे हुए, तो देखो बी रॉय, बी रॉय दिख रहा था। इन तो सेंटेंस बनाने के लिए यूज किया गया था। ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट जी, ब्रिटेन बी, हैज भी सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए आ गया। वेरी गुड वाइफ, वेरी वी गुड वाइफ, पूरा सेंटेंस बना इससे। वियर भी सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। गोल्डन सिल्वर नेकलेस, इसको ऐसा कैसे लिखना है, गोल्डन सिल्वर नेकलेस। नेकलेस का मतलब है नन ऑफ देम, है ना। तो ऐसे आपको ये कलर के ऑर्डर याद रखने, उससे याद आ जाएंगे। अब आप कहेंगे कि इसमें तो बी 3 बार आ रहा है, जी 2 बार आ रहा है, तो आप बी तो ब्लू भी होता है, बी ब्लैक भी होता है, बी ब्राउन भी होता है, तो फिर ऑर्डर कैसे याद रखेंगे। सिंपल है, जो सबसे पहले आता है वो सबसे गहरा, सबसे डार्क, फिर उसके बाद आता है उससे कम गहरा, और जो उसके बाद आता है उससे भी कम गहरा। तो जैसे बी में सबसे गहरा ब्लैक यानी काला, उससे कम गहरा ब्राउन, ये हटा देते हैं ना, ब्राउन यानी भूरा, फिर उससे कम गहरा ब्लू यानी नीला, येलो। फिर आप कहेंगे जी भी 2 बार आ रहे हैं, तो जी में ग्रीन और ग्रे, ग्रीन में ग्रीन गहरा है यानी हरा, और ग्रे कम गहरा है यानी सलेटी। तो 2 वर्ड अगर रिपीट हो रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है, जो पहले आ रहा है वो सबसे गहरा, उसके बाद वाला कम गहरा, फिर उससे कम, तो उस डार्कनेस से लेना है। बाकी में तो कोई दिक्कत है नहीं। आर का मतलब रेड यानी लाल, ओ का मतलब ऑरेंज यानी नारंगी, है ना, दोनों में लिखो। ये वाई यानी येलो यानी पीला, एंड वायलेट यानी बैंगनी। अब तो कोई दिक्कत नहीं आ रही सर। डब्ल्यू का मतलब अपन सब जानते हैं, व्हाइट यानी सफेद। गोल्डन का मतलब ऐसा कैसे रहेगा यानी सुनहरा। सिल्वर का मतलब रजत
और नन ऑफ देम का मतलब कोई रंग नहीं, तो कोई रंग नहीं भी एक हिंट है, ठीक है। बस आपको ये याद रहना चाहिए, इसके लिए वो वर्ड याद रखना जरूरी है। अब साहब नंबर दो, तो नंबर साहब इसको 0, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, इसको 9, इसको कोई रंग नहीं, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं। इनके पास अंक नहीं है। मल्टीपल बस अब कोई अब याद रखने की जरूरत ही नहीं है। 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, ऐसा कैसा? ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये पावर मिली है इनको 10 की पावर -1 और 10 की पावर -2, और ये कोई पावर नहीं, नन ऑफ देम। और अब आता है सब 70%। टॉलरेंस परसेंटेज में गोल्डन को ±5%, रजत को सिल्वर को ±10%, और कोई रंग नहीं को ±10%। तो सब बस कलर ऑर्डर याद रहना चाहिए, बाकी और कोई दम वाली बात है क्लियर। तो अब आपको इसका पहले राज समझाऊं। इन तीनों को, तीसरे को तो छोड़ो, इन दोनों को कोई अंक नहीं दिया। सबसे पहले कौन आता? अंक। अब जैसे क्या है, ये कार्बन रेजिस्टेंस है, तो चूड़ियों का, रिंग का कलर इधर से देखें या इधर से देखें चक्कर पड़ जाएगा। तो इसने क्या करा, इन दोनों को कोई अंक नहीं दिया। कैसे? जैसे यहां सिल्वर है इधर एंड में, तो आपको फिर रंग किधर से पढ़ना? इधर से, क्योंकि प्रथम दो रिंग को अंक मिलेगा। और इन्होंने क्या करा, गोल्डन और सिल्वर को नंबर नहीं दिया। तो ये समझ गए थे कि जब आप रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस में चार जो कलर मिलेंगे, अब आपके साथ दिक्कत रहेगी इधर से गिने, यानी इधर से देखें या इधर से देखें। तो इन्होंने हिंट लगी, जैसे ये एंड में क्या करेंगे, गोल्डन लगा दिया। अब इधर एंड में गोल्डन लगा दिया, इधर गोल्डन एंड में लगा दिया। अब जब आप रेजिस्टेंस पढ़ोगे तो पहले तो क्या चाहिए, अंक। गोल्डन को अंक दे ही नहीं रखा, तो इसका मतलब अगर इधर गोल्डन तो आपको किधर से कलर देखना है, इधर से 1 2 इधर से देखना, समझ गया। तो इन्होंने बहुत दिमाग लगाकर गोल्डन और सिल्वर को नंबर नहीं दिया है। ये जहां हो उसके विपरीत से चालू करें, ये जहां वहां से स्टार्ट होगा ही नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो आपको क्या दिया जाएगा। चलो मैं एक सवाल समझा के फिर आपको बताता हूं। क्वेश्चन है साहब कि एक कार्बन प्रतिरोध पर जो अंकित वलय हैं, जो रिंग हैं, उन रिंग में जो कलर हैं उनका ऑर्डर ये है, पीला, उसके बाद लाल, उसके बाद नारंगी, और उसके बाद रजत। ठीक है, ये क्वेश्चन है साहब, इसमें ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं लूंगा मैं, बस आप ध्यान दें। तो कहता है एक कार्बन रेजिस्टेंस है जिस पर रंगीन वलय हैं, चूड़ियां हैं, रिंग हैं। इन चूड़ियों के कलर का ऑर्डर येलो, रेड, ऑरेंज और सिल्वर है। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ। क्लियर? अब सब नंबर 1 और 2 पे कौन है, येलो और रेड, इनको क्या मिलेगा, अंक। येलो 4, रेड 2, अंक मिलेगा 4 और 2। थर्ड नंबर की जो रिंग है,
मल्टीप्लाई बताएगी कि मल्टीप्लाई किससे होना है, नारंगी, ऑरेंज। ऑरेंज क्या देगा, मल्टीपल देगा। मल्टीपल कितना है, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। और जो फोर्थ रिंग है वो टॉलरेंस परसेंटेज बताएगी। सिल्वर, सिल्वर का टॉलरेंस परसेंटेज कितना है, प्लस माइनस 10%, प्लस माइनस 10%। आंसर बोलो, ये आंसर आ गया, R इज इक्वल टू, इधर लिख दो ना, R इज इक्वल टू 4 फर्स्ट टू तो अंक, थर्ड क्या, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किससे, 10 की पावर 3, इतना हो। एंड टॉलरेंस परसेंटेज प्लस माइनस 10%। क्लियर, एक नंबर में। अब इसमें थोड़ी सी एक बारीकी बता दूं मैं, इसमें आपसे इसकी लिमिटेशन भी पूछ सकता है, ये पूछ सकता है रेंज भी बताओ, फिर 2 नंबर का हो जाएगा क्वेश्चन। अब रेंज भी बताओ तो देखो फिर यहां तक तो 1 नंबर में है ना, रेंज भी बताओ तो सब R इज इक्वल टू 42,000 ohm एंड प्लस माइनस 10% ऑफ 42,000, यानी R इज इक्वल टू 42,000 प्लस माइनस 42,000 का 10% बोलो कितना होगा, 4200। चलिए, देन अब रेंज बताओ, R मैक्सिमम, R मैक्सिमम तो 42,000 प्लस 4200, मैक्सिमम में प्लस से साइन लो गया, यानी हो गया 4,600, सॉरी 46,200 है ना, इसमें जोड़ दिए, क्लियर, इतना हो। और R मिनिमम यानी 42,000 माइनस, मिनिमम में माइनस साइन काम में लो, तो सब ये कितना हो गया, 37,800 ओम। कैलकुलेट कर लेना, यही बैठता है मेरे हिसाब से तो, है ना। तो सब 37,800 ये रेंज। अब ये 2 नंबर का हो गया। तो सब इसी सवाल को मैं एक बार ऐसे बोल दूं कि सब किसी कार्बन प्रतिरोध पर अंकित रिंग यानी वलय के रंग का क्रम पीला, लाल, नारंगी है, बस पीला, लाल, नारंगी। अब चौथा रंग बोला ही नहीं, चौथा रंग बोला ही नहीं, है ना, ये समझिए जरा, चौथा रंग बोला ही नहीं, तो फिर चौथे में क्या लिखोगे, कोई रंग नहीं और कोई रंग नहीं। चलो इसका, चलो कोई रंग नहीं का मतलब प्लस माइनस 20%। रेजिस्टेंस बोलो, वही हुआ सब, सार्थक अंक इंटू 10 की पावर प्लस माइनस 20%। ठीक है। अब सब अगला फेज, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मान लीजिए, इसमें एक फैलता है प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, है ना। टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी। तो पहले तो सब रीजन समझा दो कि आप रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर के इफेक्ट की बात क्यों कर रहे हो।
या रेजिस्टिविटी पे क्यों कर रहे हो? तो सब फॉर्मूले हैं। R इज इक्वल टू ml अपॉन एन स्क्वायर एटो। रो की बात करें तो m अपॉन एन स्क्वायर टो, और टो की बात करें तो लैम्डा अपॉन VRMS। तो डिपेंड ऑन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो आर के फॉर्मूले में भी है, तो रेजिस्टिविटी रो के फॉर्मूले में भी है, तो स्वाभाविक है टेम्परेचर का इंपैक्ट तो सभी पर है। मतलब टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पर भी है और रेजिस्टिविटी पर भी है। क्लियर? अब अपने को बारी बारी से बात करनी होगी। सबसे बड़ी बात चालक या धातु के लिए, बाकी और ज्यादा दिक्कत नहीं। अब बात करें तब अपन सबसे पहले, इसमें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, धातु यानी चालकों के लिए, है ना, ज्यादा दिक्कत नहीं, बस चालकों के लिए को थोड़ा सा मैं फैलाऊंगा, इतना है नहीं। क्लियर? फिर हो सकता है बाकी की बात अपन कल कर लें, और चालक की तो आज खत्म करते हैं। चालकों के लिए जब धातुओं या चालकों को गर्म करते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो उनके एकांक आयतन में, यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n लगभग अपरिवर्तित रहती है। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन तो ऐसी संख्या में नहीं बढ़ते जिससे आर फैक्टर जाए, वो लगभग क्या रहती है? नेग्लिजिबल रहती है। तो सब जब टेम्परेचर के देने पर एन अफेक्ट नहीं है, तो फिर एन के कारण तो आर तो भी अफेक्ट नहीं। लेकिन टेम्परेचर देने से इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है, गति है, उस गति की तीव्रता बढ़ जाती है। फलस्वरूप VRMS बढ़ता है। VRMS बढ़ता है तो टो घटता है, और टो घटता है तो रो और आर बढ़ता है। तो बिल्कुल क्लियर है कि धातुओं को गर्म करने से, ताप देने से, ऊष्मा देने से उनके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में वृद्धि होगी। क्लियर है? क्लियर? अब सर बाय मैथमेटिकल इस चीज को अपन, ये तो मैंने आपको समझाई कि बाकायदा, है ना। यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस को मान ले R0, और T डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस को मान ले RT, में डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर लिया जा रहा है, या विशेष ध्यान रखें। तो टेम्परेचर का या रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का इफेक्ट निम्न इक्वेशन से देते हैं। ये इक्वेशन है जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस बताती है, ये देते हैं। अब यहां पे बच्चों अल्फा पर फोकस होना और कोई मतलब नहीं। ये इन्होंने 11 से उठाया, आपने 11 में हीट पढ़ रखा है। 11 में जो एक अपन ने पढ़ा था चालकता वगैरह, तो उसमें अपन ने क्षेत्रीय प्रसार, रेखीय प्रसार पढ़ा था, वहां से उठाया इन्होंने, है ना। तो उसको तो छोड़ो, 11 का मटेरियल। तो सर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस R0 हो तो T डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस निम्न समीकरण से बता। अब आपको तो केवल किस पर फोकस होना? अल्फा। अल्फा काम है।
यहां अल्फा एक कांस्टेंट है जिसका मान अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग लेकिन निश्चित होता है, नियत होता है। तांबे के लिए अलग है, गोल्ड के लिए अलग है, सिल्वर के लिए अलग है, कॉपर के लिए अलग है, एल्यूमिनियम के लिए अलग है, और फिक्स है। इसे ताप प्रतिरोध गुणांक कहते हैं, यानी कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ताप प्रतिरोध गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, है ना, ये इससे कहा जाता है अल्फा। बोले अब सब अल्फा को अलग से निकाल के दिखाओ, तो 1 प्लस अल्फा टी इज इक्वल टू आर अपॉन आर जीरो, यानी अल्फा टी इज इक्वल टू आर माइनस आर जीरो अपॉन आर जीरो, यानी अल्फा इज इक्वल टू आर टी, है ना, आर टी आर टी आर टी माइनस आर जीरो अपॉन आर जीरो इंटू टी। अल्फा पे फोकस होना है ना, और किसी पे फोकस होने। ताप प्रतिरोध गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। यूनिट ओम माइनस ओम इज इक्वल टू ओम, ओम से ओम कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन डिग्री सेंटीग्रेड या 1 अपॉन केल्विन। तो सब अल्फा डिफाइन करना है अभी अपने को। अल्फा को ताप प्रतिरोध गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कह रहे हैं। यही आपको बताएगा कि इसमें इसका इफेक्ट क्या क्या होता है, अलग अलग के लिए इसका मान अलग अलग है। अब यहां से डेफिनेशन निकाल दूं मैं, है ना, यहां से। तो इफ T बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड एंड R0 बराबर 1 ओम, T बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, R बराबर R0 बराबर 1 ओम, देन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, RT माइनस R0। R0 का मान 1 भी रख सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है मुझे। यानी 1 ओम रेजिस्टेंस वाले चालक के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने के लिए, ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने पर प्रतिरोध में परिवर्तन यानी चेंज इन रेजिस्टेंस को अल्फा कहते हैं, ताप प्रतिरोध गुणांक कहते हैं। दोबारा सुन ले, 1 ओम इनिशियल रेजिस्टेंस रखने वाले पदार्थ के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने पर उसके रेजिस्टेंस में जो चेंज होता है या रेजिस्टेंस में परिवर्तन यानी चेंज इन रेजिस्टेंस, प्रतिरोध में परिवर्तन को अल्फा, हिंदी में ताप प्रतिरोध गुणांक, अंग्रेजी में टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर अपन चालकों की बात करें तो चालकों के लिए अल्फा पॉजिटिव है, क्योंकि चालकों में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की गति की तीव्रता बढ़ेगी, और वो बढ़ेगी तो टो घटेगा, तो रो बढ़ेगा, आर बढ़ेगा। तो चालकों के लिए अल्फा पॉजिटिव। अब आप तो बस ये ध्यान रखना, अल्फा पॉजिटिव का मतलब है टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ा, टेम्परेचर घटा तो रेजिस्टेंस घटा। बस ये ध्यान रखना आपको तो इससे मतलब है। अब सब आप कहेंगे
फिर रजिस्टिविटी पे तो आपने इफेक्ट दिखाया नहीं, आप तो रेजिस्टेंस पे दिखा दिया, तो रजिस्टिविटी पे दिखा दो भाई। अगर ताप में वृद्धि से चालक की लंबाई लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी काट क्षेत्रफल में परिवर्तन को न के बराबर मान ले, नेग्लिजिबल मान ले, देन R इज प्रोपोर्शनल टू रो, क्योंकि R बराबर रो L अपॉन ए। तो आप कह रहे हो टेम्परेचर से लेंथ चेंज होती, मोटाई चेंज होती। अब आप कह रहे हो लेंथ और मोटाई में होने वाले चेंज को नेग्लिजिबल कर दें, उपेक्षा कर दें, नगण्य मान लें, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। देन इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 को कैसे लिख दो, रो टी रो 0 1 प्लस अल्फा टी, ले लो। तो ये सब टेम्परेचर इफेक्ट और रजिस्टिविटी आ जाएगा, तो इक्वेशन तो सेम ही रहेगी, है ना। इक्वेशन तो वो की वही रहेगी, बस ये है कि यहां पर अपन ने लेंथ और मोटाई में परिवर्तन न करने वाला, हालांकि टेम्परेचर से चेंज होते, पर यहां पर ने उसको नेग्लिजिबल मान, ठीक है। अब सब ये तो हो गया आपका टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन मेटल या धातु। अब मैं इसमें एक चीज बहुत एक्यूरेट सी बताना चाहता हूं, अब हालांकि सिलेबस में तो इतना डिटेल में है नहीं, ये तो अपन ने देख लिया, अल्फा का मतलब समझे। अब सर यहां पे एक चीज बहुत क्लियर दिखा रहा हूं मैं, अधिकांश चालकों के लिए अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/273। मैंने भी आपसे कहा अल्फा सबके लिए अलग अलग होता है, लेकिन अब किसी के लिए 1/276 है, किसी के लिए 1/272 है, किसी के लिए 1/270 है, तो ऑन एन एवरेज मैंने क्या लिया 1/270, अलग अलग तो है ना सबके लिए। अब यहां मैं आपको क्लियर दिखा दूंगा, इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा ले लिया। तो अधिकांश चालकों के लिए अल्फा 1/273। तो बाई इक्वेशन 1, बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में देखना RT R0 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 273 टी से मल्टीप्लाई, है ना, यानी RT बराबर R0 273 को बाहर ले आऊं 273, तो यहां क्या रहा, एलसीएम लिया ना 273 प्लस टी। अब टी किसमें लिखा था मैंने, डिग्री सेंटीग्रेड में। डिग्री सेंटीग्रेड में आप 273 जोड़ दोगे तो पैमाना चेंज हुआ, केल्विन बन गया। टेम्परेचर तो बड़ा ही पड़ा, चाहे वो केल्विन में बढ़े चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में बढ़े, तो उससे तो कोई फर्क ही नहीं, वो तो बढ़ेगा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन पैमाना चेंज हो गया ना। अब ये पैमाना कौन सा बन गया, कौन सी स्केल बन गई, केल्विन स्केल बन गई। परमता एसआई स्केल बन चुकी है, सिस्टम इंटरनेशनल। तो ये डिग्री सेंटीग्रेड में आपने 273 ऐड कर दिया, तो ये मैंने कैपिटल टी लिख दिया, टी कैपिटल टी इन केल्विन, बिकॉज स्मॉल टी इन डिग्री सेंटीग्रेड, छोटा वाला टी डिग्री सेंटीग्रेड में था तो उसमें 273 जो होते गए। अब अगर R0 को कांस्टेंट मान लें तो देखो साफ साफ दिखता है कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। तो सब धातुओं के लिए या चालकों के लिए अगर बात करें तो ताप में वृद्धि से प्रतिरोध में वृद्धि होती है, क्लियर। इससे देख, यहां पे एक छोटा सा ग्राफ देख लें, है ना, ये केल्विन और ये रो, है ना, उल्टा लाता हूं, ये प्रोपोर्शनल टू है
भाई रो इज प्रोपोर्शनल टू टी लिख दो, तो टी बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा, टी घटेगा तो आर घटेगा। तो अपन घटाएं, तो जब अपन टी घटाएंगे तो जब टी बराबर 0 केल्विन पे जाएंगे तो ग्राफ मुड़ जाएगा, ये ग्राफ यूं मुड़ जाएगा, यहां 0 पे नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि रेजिस्टेंस 0 नहीं होता। आपने टेम्परेचर घटाया तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी घटी, घट तो रहे, क्योंकि अल्फा पॉजिटिव तो इसके मतलब आएगी सामने। लेकिन आज 0 केल्विन कर देंगे तो रेजिस्टेंस 0 नहीं होगा, वो कोई निश्चित मान को प्राप्त करके स्थिर हो जाएगा। रो 0 लिख दूं यहाँ पे, पर वो 0 नहीं। इसीलिए अपन ने कहा था प्रतिरोध पदार्थ का मूलभूत गुण है, मौलिक प्रॉपर्टी। चले, तो ये तो सब चालक तो, अब बाकी में दम नहीं है सब, अब बाकी को मेरे को धड़ल्ले से कर लेने दो, अब दिक्कत नहीं। ये था एक जो डिटेल, वो अल्फा का मतलब आप समझ ही गए। अब आ जाइए नंबर 2, है ना, अब डिटेल नहीं है। अब आ जाइए अलॉय। अलॉय यानी मिश्र धातु के लिए, है ना, अलॉय की बात कर रहे हैं अपन। मिश्र धातु के लिए ताप प्रतिरोध गुणांक अल्फा नगण्य होता है। तो सब मिश्र धातु के लिए ताप प्रतिरोध गुणांक अल्फा नगण्य होता है। अब अल्फा इज इक्वल टू, अभी अपन ने लिखा था RT माइनस R0, है ना, क्योंकि मिश्र धातु के लिए अल्फा क्या है, नगण्य, देन 0 RT माइनस R0, यानी RT अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R0। तो सब यहीं से सारी बात क्लियर होगी। मिश्र धातु यानी अलॉय के लिए ताप प्रतिरोध गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, अल्फा नगण्य होता है। इसका मतलब है कि जब मिश्र धातु को गर्म किया जाता है, ऊष्मा दी जाती है, तो उनके प्रतिरोध में, रेजिस्टेंस में होने वाला परिवर्तन, परिवर्तन तो होता है पर होने वाला परिवर्तन नगण्य है, यानी रेजिस्टेंस को लगभग कांस्टेंट मान सकते हैं। उनके रेजिस्टेंस में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, रेजिस्टेंस लगभग कांस्टेंट बना रहता है, लगभग कांस्टेंट बना रहता है। यही कारण है कि मिश्र धातु जैसे कांस्टेंटन, जैसे यूरेका, जैसे मैग्नीन, ये क्या है, सब अलॉय, मिश्र धातु, है ना, आदि का उपयोग प्रैक्टिकल अपरेटस, प्रायोगिक उपकरण जैसे प्रतिरोध बॉक्स, विभव मापी, मीटर सेतु, पोस्ट ऑफिस बॉक्स में करते हैं। ये सब क्या है, सब प्रायोगिक उपकरण है ना। तो सब जैसे अपन प्रैक्टिकल करेंगे, ये सब अभी आएंगे, तो इसी चैप्टर में आएंगे, तो प्रैक्टिकल करेंगे। अब प्रैक्टिकल करेंगे तो सप्लाई तो जाती रहेगी, और अपन जानते हैं सप्लाई जब जाती रहेगी तो तार गर्म हो जाते हैं। अब तार गर्म हो जाने से रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस जो है तो रीडिंग चेंज हो जाएगी। फिर ऐसे कब तक प्रैक्टिकल करते रहेंगे। इससे क्या है, जितने भी प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, बाहर तो सप्लाई कॉपर से देते हैं, यानी तांबे के तार से ही देते हैं बाहर की सप्लाई तो, लेकिन उन इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या लगा देते हैं,
मिश्र धातु, कॉन्स्टेंटन, यूरेका या मैग्नीज। तो ध्यान रखना, मैं जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट पढ़ाऊंगा आपको तो मैं ये बोलूंगा, क्यों बोलूंगा? क्योंकि मिश्र धातु के लिए अल्फा क्या होता है? नगण्य होता है। तो सभी प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट ये इसी चैप्टर में है, इससे आपको ध्यान है, जब पढ़ाते में बोलूंगा ही बोलूंगा। अब बोलने का कारण आप समझ जाना है ना। तो सभी प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट में मिश्र धातु का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनके लिए अल्फा नगण्य। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लो, जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उसमें ध्यान रखना, जब आपका एक्सटर्नल आएगा तो आपसे पूछेगा कि सब पोटेंशियोमीटर है, इसमें तांबे का तार क्यों नहीं लगा रखा? अब इसके दो जवाब हैं। तांबे का तार इसलिए नहीं लगा रखा क्योंकि तांबे के तार के लिए अल्फा क्या होता है? धनात्मक होता है। अभी पढ़ा ना अपन ने। कॉपर क्या है? मेटल है, मेटल के अल्फा पॉजिटिव, और अल्फा पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? टी बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा, और टी घटेगा तो आर घटेगा। ये अल्फा पॉजिटिव है। तो साहब उसको ये बता देना कि साहब अगर कॉपर वायर लगाते तो ये होता, या आप ऐसे जवाब दे देना कि हमने साहब कॉपर वायर नहीं लगाया, हमने क्या लगाया? मिश्र धातु लगाई। क्यों? क्योंकि मिश्र धातु के लिए अल्फा नगण्य होता है। टेम्परेचर बढ़े या टेम्परेचर घटे, रेजिस्टेंस लगभग चेंज नहीं होता, वह कांस्टेंट ही बना। यू लिख दे, अपरिवर्तित लिख दूं मैं, अपरिवर्तित ऐसे लिख देते हिंदी में, है ना। तो आपको उसको जवाब देने के दो तरीके हैं आपके पास। या तो आप उसको कह देना कि सब हमने यहां पर मिश्र धातु इसलिए लगा रखी है कि मिश्र धातु के लिए अल्फा नगण्य है, और अल्फा नगण्य का मतलब क्या है? आर अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट। ऐसे समझ ले साहब, अप्रोक्सीमेटली कह रहा हूं मैं, फिर आप बाद में पल्ला मत करना। तो मिश्र धातु किस हिसाब से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी? प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है सर। अब नियम शब्द, अब आ जाओ नंबर 3, है ना। नंबर 3, ये सेमीकंडक्टर, अर्ध चालकों के लिए, है ना। अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, ठीक है। मेटल के लिए, चालक के लिए दिखाई दे ये रहा। मिश्र धातु के लिए अब किससे पकड़ लोगे आप? अल्फा से पकड़ लेना। अब बात करें अर्धचालक। अर्धचालक में भी आपको मैंने थोड़ी देर पहले समझाया पिछले टॉपिक में, अनोमीय युक्ति में। जब अर्धचालक को टेम्परेचर देते हैं या टेम्परेचर देंगे तो हीट मिलते ही जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है, सहसंयोजक बंध है, वो टूटेंगे, और सहसंयोजक बंध के टूटने से इलेक्ट्रॉन और होल आवेश वाहकों की संख्या स्मॉल n में चरघातांकी रूप से वृद्धि होगी। चरघातांकी रूप, चरघातांकी जब अपन बोलते हैं इंग्लिश में एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल तब बोलते हैं जब तेज से भी तेज हो। एक्सपोनेंशियल शब्द का उपयोग उस परिस्थिति में किया जाता है जब बहुत तेज वृद्धि हो। तो अब n को अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है। धातु में तो अपन ने, मेटल में तो अपन ने किसको अवॉइड कर दिया था? n को। लेकिन सेमीकंडक्टर को जब आप टेम्परेचर देते हैं तो कोवेलेंट बॉन्डिंग टूटती, सहसंयोजक बंध टूटते हैं, और अचानक इलेक्ट्रॉन और होल यानी चार्ज कैरियर की संख्या चरघातांकी यानी एक्सपोनेंशियल बढ़ जाती है। और जब ये बढ़ जाती है तो R एंड रो बोथ आर इज प्रोपोर्शनल टू n, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस घट जाता है और रेजिस्टिविटी भी घट जाती है। इसका मतलब अर्धचालक के लिए अल्फा नेगेटिव होता है। अब तो बिल्कुल उल्टा हो गया।
टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टिविटी घटी, रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, और टेम्परेचर घटा तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस बढ़े। अब तो उल्टा जा रहा है, ये देखो ये पॉजिटिव है और ये टी बढ़ा तो रो घटा और टी घटा तो रो बढ़ा। तो यहां तो टेम्परेचर बढ़ने से एन बढ़ेगा और एन बढ़ने से रो घटेगा, आर भी घटेगा। तो सब अर्धचालकों के लिए यानी सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा नेगेटिव होता है, वहां ये उल्टा होता है, वहां टेम्परेचर बढ़ते रेजिस्टेंस में कमी होती है। ठीक है सर, क्लियर, साफ दिख रहा है आपको, ये सुनाया हुआ। लास्ट फाइनल, अब बात करें इंसुलेटर यानी कुचालक के लिए। तो फॉर नॉन कंडक्टर, बच्चों क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं, जब मैं किसी चीज को दौड़ा दूं तो आप समझ जाया करोगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब सब कंडक्टर के लिए भी, नॉन कंडक्टर के लिए यानी कुचालक के लिए अल्फा नेगेटिव है, अल्फा नेगेटिव है। बस ये ध्यान रखना, ये आपने किसके लिए बोला, अर्धचालक के लिए। टी बढ़ा रो घटा। अब ये चीज आप कुचालक के लिए मत बोलना। अगर आपने नॉन कंडक्टर के लिए बोल दिया कि टी बढ़ने से रो घटा, तो टेम्परेचर बढ़ने से अगर रो घट जाएगा यानी रेजिस्टिविटी घटेगी तो चालकता बढ़ेगी। इसका मतलब कुचालक चालक हो सकता है, मरवाओगे क्या। तो आप ध्यान रखना, अल्फा नेगेटिव तो है पर कुचालक के लिए क्या बोलना, ये बोलना। तो ये किसके लिए बोलना, कुचालक के लिए, क्योंकि यहां भी टी घटा तो रो बढ़ा, तो अल्फा नेगेटिव तो है। पर अगर मैं वो बोल दूंगा बच्चों, तो टी बढ़ने से प्रतिरोधकता घटी और प्रतिरोधकता घटी तो चालकता बढ़ी, तो कुचालक तो किसकी श्रेणी में आ जाएंगे, चालक की श्रेणी में आ जाएंगे, वो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। इसलिए आप ध्यान रखना कि दोनों के लिए अल्फा नेगेटिव है, सब कुछ चीज सेम है, और कुचालक के लिए बोलना। तो कुचालक के लिए कैसे बोलेंगे, जब कुचालकों के टेम्परेचर में कमी करते हैं तो उनकी प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी में तेजी से वृद्धि होती है। कैसे बोलेंगे, वो 0 केल्विन टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी इनफाइनाइट एंड कंडक्टिविटी 0 हो जाती है, चालकता 0 हो जाती है। मतलब ये पक्के कुचालक हैं। तो ये स्टाइल है कि सर जब कुचालकों के ताप में कमी करते हैं, बोलना ऐसे ही पड़ता, तो प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी में तेजी से वृद्धि होती है, और T बराबर 0 केल्विन पर इनकी रेजिस्टिविटी बढ़ के, तेजी से बढ़ती है ना, बढ़ के अनंत, और चालकता 0 हो जाती है। और चालकता 0 किसकी होती है, कुचालकों की होती है। इस प्रकार कुचालकों के लिए भी यानी नॉन कंडक्टर्स के लिए भी अल्फा नेगेटिव है। नॉन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर, इन दोनों का मैथमेटिकल रिलेशन सेम है ना। इनको दोनों को सेम मैथमेटिकल रिलेशन से दर्शाते हैं। जैसे 0 केल्विन पर रेजिस्टिविटी रो 0 हो तो T केल्विन पर रेजिस्टिविटी रो कैपिटल T को इस इक्वेशन से दर्शाया जाता है, Eg अपॉन KT। ये रिलेशन दोनों के लिए कॉमन है। अर्धचालक और कुचालक, इंग्लिश में बोले तो सेमी कंडक्टर और नॉन कंडक्टर, दोनों के लिए रिलेशन कॉमन है। लेकिन आप सोचते हो कि दोनों के लिए कॉमन है तो दोनों एक जैसे, नहीं, देखो फर्क। यहां Eg है वर्जित ऊर्जा अंतराल, है ना, यानी
फोरबिडन एनर्जी गैप, यानी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का एनर्जी डिफरेंस, दोनों में ये एनर्जी डिफरेंस यानी वर्जित ऊर्जा अंतराल अलग अलग है। जैसे अगर अपन बात करें अर्ध चालक के लिए, तो अर्ध चालक के लिए Eg अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और अगर अपन बात करें नॉन कंडक्टर के लिए, तो कुचालकों के लिए Eg ग्रेटर देन 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ग्रेटर देन इक्वल। तो इंपैक्ट तो दोनों में अलग अलग आएगा, इंपैक्ट सेम थोड़ी आएगा। रिलेशन दोनों के लिए, जैसे अर्धचालक और कुचालक दोनों का ताप का प्रभाव इस समीकरण से दर्शाते हैं, तो दोनों के लिए एक समीकरण इक्वेशन तो कॉमन है, बट इंपैक्ट कॉमन नहीं है। इंपैक्ट तो दोनों के लिए अलग अलग। फोरबिडन एनर्जी गैप आप समझते हैं ना, आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया है। सहसंयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा के अंतराल को वर्जित ऊर्जा अंतराल, यानी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो एनर्जी गैप है उसी को कहते हैं फोरबिडन एनर्जी गैप। वो फोरबिडन एनर्जी गैप दोनों के लिए अलग अलग है। ये तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो ये टेम्परेचर इफेक्ट, ये दोनों के लिए कॉमन इक्वेशन। सबसे ज्यादा डिटेल में अल्फा का मतलब समझ ही गए, अल्फा का ध्यान रखना। मिश्र धातु में इंस्ट्रूमेंट के समय बोलूंगा, बार बार बोलूंगा। थैंक यू वेरी मच।